हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम हमारे बीकॉम 4th सेमेस्टर में कौशल विकास इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में जो पार्ट पढ़ा था, अब उससे आगे अगर हम चलते हैं तो हमारा क्रम यह दर्शाता है कि हमने विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करना चाहिए। तो विकास की अवस्थाएं क्या दर्शाती है? तो विकास की प्रक्रिया, जब एक छोटा बालक उसके जीवन में कुछ अवस्थाओं से गुजरता है, उन अवस्थाओं को परिभाषित करते हुए मनोवैज्ञानिकों ने एक उम्र की सीमा बांध रखी है कि पर्टिकुलर उस उम्र से, मतलब मान के चलिए जन्म से लेकर 2 साल तक अगर हम बोले तो वो शैशवा अवस्था से गुजरता है। उसके बाद उसमें भी बहुत सारा क्रम दिया हुआ है, तो ये जो क्रम है इसका हमने आज यहाँ पे अध्ययन करना है। सबसे पहले सामान्य रूप से अगर विकास की अवस्थाओं का अध्ययन अगर हमें करना है तो उसमें 4 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला है शैशवा अवस्था, जो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक माना गया है। अब मैंने इससे पहले 2 वर्ष कहा था, तो उसका बाइफर्केशन यहाँ दिया हुआ है, लेकिन अगर मोटे रूप से हम देखें, जिसको अगर हम बोले कि उसका ओवरऑल, अब जैसे यहाँ पे शैशवावस्था, फिर उसको प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था में सब डिवाइड किया है, लेकिन अगर हम देखें तो मुख्य रूप से शैशवा अवस्था जन्म से लेकर 5 या 6 साल तक का मानी जाती है। उसके बाद दूसरा मुख्य प्रकार है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 5 या 6 वर्ष से लेकर तो 12 वर्ष की आयु तक का बच्चा बाल्यावस्था से गुजर रहा है, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद है किशोरावस्था, जो 12 वर्ष से शुरू होती है और 18 वर्ष में जाके समाप्त हो जाती है। 12 से 18 वर्ष के बीच में जो बच्चे होंगे वो किशोर वयीन या किशोरावस्था से गुजरने वाले बच्चे हैं, ऐसा हम कहते हैं। उसके बाद है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष से लेकर आगे की जितनी भी हमारी आयुर्मान होगा तब तक का वो मानी जाती है। अब ये जो मैंने आपको बताया, ये संकीर्ण रूप से 4 यहाँ पे प्रकार बताए गए हैं, लेकिन उन 4 प्रकारों को जब हम आगे यहाँ पे परिभाषित करेंगे कि या आगे उसमें देखेंगे कि कितने उस प्रकार को और छोटे छोटे इससे डिवाइड करने की कोशिश की गई है, तो यहाँ पे विकास की अवस्थाओं में सबसे पहले शैशवा अवस्था बताई है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की। उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था बताई है 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बीच में। और फिर अगर मध्य बाल्यावस्था की बात करें तो अगर वो लड़का है, बालक है, तो उसके लिए मध्य बाल्यावस्था बताई है 6 से 12 वर्ष तक। और बालिका अगर है, लड़की है, अगर बच्ची है, तो उसके लिए 6 से 10 साल तक का मध्य बाल्यावस्था का कालावधि या समयावधि बताया हुआ है। उसके बाद है पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, जिसका कार्यकाल यहाँ बताया गया है। बालक अगर है तो 13 से 14 साल तक का, और बालिका अगर है तो 11 से 12 साल तक का आयुर्मान बताया हुआ है, या उस आयु की जो बच्चे या बच्चियां है वो तब उत्तर बाल्यावस्था से गुजर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद है प्रारंभिक किशोरावस्था। तो प्रारंभिक किशोरावस्था बालक जब 15 साल का हो जाता है तब शुरू हो जाती है और 16 साल पे जाके वो खत्म हो जाती है। और वही अगर बात प्रारंभिक किशोरावस्था की बालिका के संदर्भ में करें या लड़की के संदर्भ में करें तो वो 12 साल से शुरू होके 14 साल पे खत्म होती है। उसके बाद है मध्य किशोरावस्था। अब मध्य किशोरावस्था में बालक की उम्र बताई गई है कि जब वो 17 से 18 साल का होता है तब वो मध्य किशोरावस्था से गुजरता है, और अगर बालिका है तो 15 से 17 साल तक का जब वो रहती है उस उम्र में तो वो मध्य किशोरावस्था से गुजरती है। उसके बाद उत्तर किशोरावस्था, बालक 19 से 20 वर्ष का जब होता है तब वह उत्तर किशोरावस्था से गुजरता है, और बालिका 18 से 20 वर्ष के दौरान उत्तर किशोरावस्था से गुजरती है। उसके बाद है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ कब होते हैं? तो जब 21 वर्ष की हमें मतलब 21 वर्ष शुरू हो जाता है तब वह प्रौढ़ावस्था की प्रारंभिक स्टेज या प्रारंभिक स्तर बताया गया है। और ये जो प्रौढ़ावस्था प्रारंभिक स्तर की है वो चलती है 34 वर्ष तक का, माने 21 वर्ष से लेकर 34 वर्ष तक का प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था होती है। उसके बाद है मध्य प्रौढ़ावस्था, ये 35 साल की उम्र से लेकर 49 साल की उम्र तक होती है। उसके बाद उत्तर प्रौढ़ावस्था
अवस्था 50 साल से लेकर 64 साल तक का होती है। और अगर प्रारंभिक वृद्धावस्था की बात करें, बुढ़ापे की बात करें, तो 65 वर्ष से लेकर 74 वर्ष तक का प्रारंभिक वृद्धावस्था समझी जाती है और 75 साल के बाद पूर्ण रूप से वृद्धावस्था मानी जाती है, समझी जाती है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, अब आपके मन में पहले तो आधे से ज्यादा सुन्न हो गए होंगे कि ये क्या हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो ये आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे पूर्ण रूप से विश्लेषित किया है। चाहे तो आप केवल जो 4 मैंने शुरुआती इसमें वो यहाँ लिखे नहीं है, क्योंकि पूरा परिभाषित करने के लिए मुझे जगह की जरूरत थी, करके मैंने जो मेन है 4 वो यहाँ नहीं लिखे, लेकिन मैंने दोहराए है, उसे उच्चारा है। तो आप अपने आप से वो बुक में लिखिए और उसके हिसाब से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कभी आपको, जैसे अब यहाँ पे शैशवावस्था मैंने जो शुरुआत में आपको बताई वो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक का है, लेकिन 6 वर्ष तक का हमने अब यहाँ पे शैशवावस्था के बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था के इसमें जो ये किया है, तो यहाँ इसका जो ये वर्गीकरण आपने किया है, अगर आपको इसमें से कभी बीच से क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे अगर आपकी ऑनलाइन एग्जाम हुई, तो ऑनलाइन एग्जाम में तो आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे, वहां पे आपको जो अगर 16 मार्क के लिए 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, तो जो पहले 4 है वो आप वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात ये करें कि अगर ऑनलाइन एग्जाम है, तो वहां पे आपको इनमें से अगर कोई एक दे दिया जाए, तो उस एक का आपको मतलब अगर पूछा जाए कि पूर्व किशोरावस्था कब से होती है और वो भी बालक के लिए, तो 13 से 14 साल तक का वो होनी चाहिए। इसीलिए वो 13 से 14 साल का जो ये क्राइटेरिया है वो हमें पता होना चाहिए। इसलिए आपके जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे ये पूरी विकास की अवस्थाएं परिभाषित की है। उसके बाद अब जो मेन है, मतलब विकास की अवस्थाओं में हमने ये पूर्ण रूप से यहाँ पे बच्चे के जन्म से लेकर तो उसके वृद्धावस्था से 75 से आगे का अर्थ क्या है, मरते तक। तो जब जन्म से लेकर मृत्यु तक का यहाँ पे पूर्ण हमने उसके वृद्धावस्था तक का अवस्थाओं का बखान कर दिया, लेकिन इसमें से जो मुख्य मानी जाती है विकास का जो सही समय माना जाता है, वो सही समय 3 अवस्थाओं के रूप में यहाँ पे हमने पढ़ना है। पहली है शैशवावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था और तीसरी है किशोरावस्था। तो सबसे पहले अगर हम शैशवावस्था की बात करें या शैशवावस्था की बात करें, तो यहाँ पे बालक का यह निर्माण काल माना जाता है, मतलब जो भी अच्छा बुरा वो भविष्य में जो बनना चाहेगा। अगर हम यहाँ पे प्रोफेशन की बात ना करें कि वो भविष्य में डॉक्टर बने, वकील बने, टीचर बने, वो बनने वाली बात नहीं, बट वो जो एक अच्छा इंसान बनना चाहता है या बनता है, तो उसे जो संस्कार दिए जाते हैं, जो अच्छी आदतें लगाई जाती है, उसका काल समझा जाता है शैशवावस्था। क्योंकि जो शुरुआती दौर से आदतें रहेंगी वही आगे जाके हमारा एक शौक बन जाती है। इसीलिए शैशवावस्था में सही आदतें लगना, सही दिशा मिलना बहुत जरूरी माना जाता है। न्यूमैन ने शैशवावस्था को परिभाषित करते हुए कहा है कि 5 वर्ष तक का जो शरीर की अवस्थाएं है तथा मस्तिष्क के लिए यह बड़ी ग्रहणशील समय या ग्रहणशील अवस्था होती है शैशवावस्था की। इसमें शरीर भी तेजी से मतलब बदलाव होते हैं और मानसिक स्तर पर भी विकास तेजी से होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए अगर हम शैशवावस्था में देखें तो यहाँ पे बच्चे के जन्म से लेकर बात की गई है। तो बच्चे का जन्म जब होता है तो वो मतलब शुरुआती दौर में उसका जो एक हम शारीरिक ढांचा बोलेंगे तो वो धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसका जो वजन होता है वो 75 पाउंड तक हो सकता है। आकार 19.5 इंच तक का होता है। जो उसका सिर है वो धड़ से जुड़ा हुआ रहता है। बाल मुलायम तथा मांसपेशियां छोटी होती है और जन्म के 15 दिन बाद त्वचा का रंग स्थायी होने लगता है। तो ये सारी चीजें शैशवा अवस्था में आती है। फिर इसके बाद भी जो विकास उसका 5 वर्ष तक का होने वाला है, वो 5 वर्ष के विकास की सारी बातें अब हम शैशवावस्था की विशेषताओं में देखेंगे। अगर शैशवावस्था की विकास जो हमने यहाँ पे विशेषता बोली कि शैशवावस्था में जो विकास होता है उसकी विशेषता अब हमने देखनी है। तो मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे दोहराऊंगी, आपको वो वीडियो पॉज कर करके आप लिख लीजिएगा और सबसे पहले एक बार समझने की कोशिश करनी है और फिर बाद में लिखिएगा। तो सबसे पहला
विशेषता का मुद्दा है शारीरिक विकास में तीव्रता। ये जो अवस्था है इसमें शारीरिक विकास तेज गति से होता है। दूसरा है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि बच्चा पहले केवल माँ की बातें न समझते हुए भी उस पे हाँ हूँ मतलब अलग अलग आवाजें करना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे माँ जो शब्दों का उच्चारण कर रही है उसमें से पहले शब्द को पकड़ने की कोशिश करता है, फिर शब्द बनाने की कोशिश करता है, फिर वाक्य बनाने की कोशिश करता है। मतलब वो निरंतर सीखने की मोड़ पे होता है, सीखने की प्रक्रिया उसकी चालू होती है। उसके बाद है कल्पना की सजीवता। मतलब इस उम्र में बच्चे कल्पना करते हैं, कुछ नया सोचते हैं। उन्हें अगर मान के चलिए आप 3 या 4 साल का अगर बच्चा है तो उसे आप अगर एक ड्राइंग बुक और एक पेंसिल दे दे तो उसे जो लगता है वैसे टाइप के वो आड़े टेढ़े उस पर चित्र बनाना शुरू करता है। तो ये सब क्या होता है कि उसकी जो कल्पना है या उसकी जो कल्पना शक्ति है उसको विकास करने के लिए हम ऐसी चीजें देते हैं। या जैसे वो पजल वाले गेम आते हैं तो बच्चों को शुरुआती दौर में जो भी जानवर पता होते हैं वैसे अगर जानवरों का वो पजल उन्हें दे दे तो वो जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। भले ही पूरा बने या ना बने पर वो कोशिश जरूर करते हैं। इसीलिए कल्पना की सजीवता इस उम्र में देखी जाती है। उसके बाद है दूसरों पर निर्भर होते। अगर हम जन्म के समय से बात करें तो वो अपनी माँ पे निर्भर होते हैं। उसके बाद भी मतलब 5 वर्ष तक का बच्चा किसी ना किसी पे निर्भर होता ही होता है। उसके बाद इनमें आत्म प्रेम की भावना बड़ी जागृत होती है। नैतिकता का अभाव होता है क्योंकि उन्हें नैतिकता क्या होती है उस उम्र में पता ही नहीं होता। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करते हैं। अगर बचपन से ही वो चिड़चिड़े अगर है तो वैसे ही प्रवृत्ति पर वो आगे काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही समय होता है कि जब उन्हें सही या गलत का फर्क सिखाया जा सकता है। उसके बाद है सामाजिक भावना का विकास धीरे धीरे होता है। दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि हो सकती है। देखे होंगे आपने कुछ बच्चे की उनके साथ अगर 2-4 उनके उम्र के बच्चे आ जाए और वो अगर इसके पास एक कार है तो वो कार उसे भी चाहिए होती है तो वो खींचने की कोशिश करता है तो ये देता नहीं है और उल्टा वो कार खींच के और 1-2 इसको लगा देता है आगे वाले को और निकलने की कोशिश करता है। मतलब अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलने का इन्हें ज्यादा शौक नहीं होता। बस 1 या 2 मिनट वहां पे टिक पाते हैं और बाद में वहां से निकल लेते हैं। मतलब दूसरों के साथ खेलना रहना उस उम्र में ज्यादा पसंद नहीं आता। अपना परिवार अपनी चीजें उन्हें बड़ी प्यारी होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो संवेगों का प्रदर्शन ये करते हैं। दोहराने की प्रवृत्ति होती है। मतलब जैसे बार बार किसी चीज को दोहराना। अगर एक शब्द सीख लिया जाए या बचपन में बच्चे अगर कोई कविता या पोयम अगर उन्हें नर्सरी में पढ़ा दी जाती है, किंडरगार्टन में पढ़ा दी जाती है तो वो उसी को बार बार अगर कोई भी घर पे आएगा तो उसे सुनाने के लिए बड़े तत्पर होते हैं। तो दोहराने की प्रवृत्ति इनमें बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो इसका उदाहरण हमने बहुत बार लिया है कि वो अनुकरण से इमिटेशन से बहुत ज्यादा सीखते हैं। उसके बाद है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। इनमें जिज्ञासा भी होती है कि अगर कोई चीज भले ही उनके काम की नहीं है पर किसी के पास दिख रही है तो वो उन्हें चाहिए होती है, तुरंत लपक लेते हैं। जैसे अगर मोबाइल कोई बड़ा उस पर बात कर रहा है और नीचे खेल रहा है तो वो ऊपर हाथ करके मांगने की कोशिश करेगा। जिज्ञासा रहती है कि एक्चुअली वो है क्या। तो ऐसे सब ये यहाँ पे शैशवावस्था की विशेषताएं हमने देखी। अब आप इसको एक एक करके परिभाषित कीजिएगा, अपने बुक में लिखिए और अपने नोट्स बनाना शुरू कीजिए। उसके बाद है बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था जो बताई गई है ये शैशवावस्था के बाद का समय बताया जाता है। वास्तव में मानव जीवन का सबसे स्वर्णिम समय यही होता है। देखिए शैशवावस्था में ज्यादा समझ नहीं होती, हम क्या कर रहे हैं क्या ये नहीं कर रहे इसकी भी समझ नहीं होती। बट जब हमें समझ आ जाती है और हम एक्चुअल अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं, सब बचपन के मजे लेते हैं। जब हम आज बड़े हो चुके हैं तो हमें लगता है कि बचपन कितना सुहाना था। तो वो सुहाना जो समय होता है वो ये समय होता है बाल्यावस्था का, जब ना कोई टेंशन होता है ना कोई मतलब हम पे अगर कोई रूठ भी जाए तो हमें ये नहीं लगता कि ये हमसे रूठा क्यों है। मतलब सोचने की ज्यादा वहां पे दिक्कत ना लेते हुए बस खुद में मगन रहने वाली अवस्था बाल्यावस्था मानी जाती है। और बाल्यावस्था की अगर बात करें तो फ्राइड ने कहा है कि विकास की 5 वर्ष की आयु तक यह हो जाता है, लेकिन बाल्यावस्था में विकास की यह संपूर्णतः गति प्राप्त करना या बाल्यावस्था में विकास की गति को तेजी से और आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं की जाती है। और उस निर्माण की प्रक्रिया मतलब एक बालक को
हम अच्छे संस्कार देके उसके निर्माण की प्रक्रिया इसी अवस्था में करते हैं। और ये जैसे अब यहाँ पे हमने शैशवावस्था में देखा कि जन्म से 2 वर्ष तक का वो शिशु है, लेकिन प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष के दौरान होती है, इसीलिए शैशवावस्था के बाद तुरंत बाल्यावस्था का कालखंड शुरू होता है। और इसमें मध्य बाल्यावस्था 12 वर्ष तक का बताई गई है। या हम अगर पूरी बाल्यावस्था यहाँ पे देखेंगे, उत्तर बाल्यावस्था, तो वो 12 वर्ष तक का जब कोई बालक पूर्ण रूप से इन अवस्थाओं से गुजर के हर एक बात को समझ के आया है, तो उस अवस्था में निर्माण हुआ बालक जब वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसमें कुछ हद तक हमें स्थिरता दिखाई पड़ती है, या वो बहुत ज्यादा चंचल प्रवृत्ति का नहीं होता। लेकिन अब इसके ऊपर भी हम देखेंगे कि बाल्यावस्था में और क्या कहा गया है। तो बाल्यावस्था में अब जैसे ये उम्र 6 से 12 साल के बीच में भी है, तो यहाँ पे एक्चुअली बच्चे स्कूल में जाना शुरू करते हैं। उनका शैक्षणिक जो क्या बोलेंगे हम जिसको शैक्षणिक काल उनका जो समय है वो शुरू होता है। तो शैशवावस्था में जब वो रहते हैं तो वो केवल अपनों के बीच में रहना पसंद करते हैं, लेकिन बाल्यावस्था में वो समाज से जुड़ने की कोशिश करते हैं, अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो इसीलिए बाल्यावस्था एक स्वर्णिम समय भी कहा गया है। और बाल्यावस्था में उनका अगर शैक्षणिक दृष्टिकोण से हम सोचे तो जीवन चक्र में उनके उन बच्चों के जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है वो बाल्यावस्था ही है। और जब शिक्षक इस उम्र के बच्चों को सिखाता है तो उसे उन बच्चों की जो मानसिक प्रवृत्ति है, उनका जो रुचि या अरुचि का जो भी केंद्र होगा वो सब उस शिक्षक को पता होना चाहिए। इसके बाद हम बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताओं पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहली विशेषता है शारीरिक और मानसिक स्थिरता। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे अगर सही से बालक का जो संगोपन है वो हो रहा है अगर, तो उसमें स्थिरता आती है, चंचलता कम होती है, इसीलिए बाल्यावस्था की विशेषता भी ये बताई गई है। उसके बाद दूसरी विशेषता है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। अब जैसे जैसे विकास होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, वैसा वैसा मानसिक विकास भी होगा, और अगर विकास हो रहा है तो योग्यता में भी वृद्धि होगी ही होगी। उसके बाद है जिज्ञासा की प्रबलता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जिज्ञासा भी बढ़ती जाती है। और एक उम्र ऐसी होती है, जैसे अब इस उम्र में अगर हम बात करें तो यहाँ जिज्ञासा खत्म हो जाती है, कोई भी काम के लिए वो ज्यादा इंटरेस्टेड। अब अगर वृद्धावस्था की बात करें या ये उत्तर प्रौढ़ावस्था की बात करें तो इनमें जिज्ञासा देखने को बहुत कम मिलती है। 100 में से 1% लोग ऐसे होंगे जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होंगे, मतलब उनकी पहले से आदत होगी किसी भी चीज को समझने की, किसी भी चीज को जानने की, तो इसीलिए वो जिज्ञासु होंगे। लेकिन 99% लोग जिज्ञासा खो बैठते। लेकिन बाल्यावस्था ऐसा कालखंड माना जाता है कि जब जिज्ञासा अपने प्रबल स्तर पे होती है, उसकी प्रबलता उन बच्चों में दिखाई पड़ती है। उसके बाद है वास्तविक जगत से संबंध। अब शैशवावस्था में केवल एक इनका घर, मम्मी पापा होगा तो भाई बहन, ऐसे सब उतने ही एक छोटे से आकृति बन में रहते हैं। लेकिन बाल्यावस्था में जैसे ही स्कूल जाना चालू करते हैं वैसे ही वहां पे दोस्त बनते हैं। एक क्लास में 20-25 भी अगर बच्चे होंगे तो उन 20-25 बच्चों के रूप में ही उन्हें वास्तविक जगत क्या है, मेरे अलावा, मेरे भाई के अलावा या मेरे माँ बाप के अलावा और भी दुनिया में लोग हैं, ये उन्हें पता चलता है। और स्कूल में फिर बच्चों के साथ रहना, फिर उन्हें स्कूल में आदत लगाई जाती है साथ खाना खाने की, साथ में बैठने की, तो इससे फिर वो समाज के अलग अलग रंगों को समझने की कोशिश करते हैं और उनका वास्तविक जगत से संबंध सीधा आता है। रचनात्मक कार्यों में इन्हें आनंद आता है, क्योंकि जब वो शैक्षणिक जीवन में रहते हैं तो उन्हें रचनात्मक चीजें, जैसे इसी उम्र में बच्चों को वो क्रेयॉन्स, वैक्स जो होती है वो ले दी जाती है। और यहाँ पे बच्चों को खुद का मतलब उनकी कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए हम जो जिसको बोलेंगे कि कोरी जो ड्राइंग बुक होती है वो भी दे सकते हैं। या इस उम्र में ज्यादा से ज्यादा जैसे वो प्रिंटेड, जहाँ पे ऑलरेडी एक चित्र बना हुआ होता है और उसे रंग देना होता है, तो वो रंग देने का काम बच्चे करते हैं। जैसे कि अगर एक हाथी बना हुआ है तो वहां जरूरी नहीं है कि हाथी का जो एक्चुअल कलर है वही बच्चे वहां देंगे, कोई कोई बच्चे हाथी को गुलाबी रंग भी दे देते हैं। इतनी ज्यादा कल्पकता भी उस उम्र में बच्चों में हो सकती है। तो ऐसे कल्पकता के लिए या रचनात्मक कार्यों के लिए, सृजनात्मक कार्यों के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये ऐसा कालखंड है बाल्यावस्था का कि जहां आप अपनी इच्छा से
से स्वच्छंद रूप से हर काम कर सकते हो। आपको ना कोई वहां पे रोकेगा ना कोई टोकेगा। जैसे हाथी को अगर पिंक कलर दे दिया तो भी कोई नहीं बोलेगा, टीचर वहां पे उसको राइट ही देंगी, वाह बेटा कितना प्यारा तूने रंगाया है, ऐसा ही कहेगी। इसीलिए जब फिर आगे बड़े होने के बाद वो याद आता है कि मैंने एक हाथी को पिंक कलर दे दिया था, तो वो उसके लिए उस समय बहुत ज्यादा हंसी की बात हो सकती है। लेकिन जब वो बाल्यावस्था में था तो उस समय जब टीचर उसे बोलती है कि तूने बहुत अच्छा रंग दिया है, तो वो उसके लिए एक रचनात्मक कार्य माना जाता है। उसके बाद अगर हम विशेषता देखें बाल्यावस्था की, तो सामाजिक गुणों का विकास होता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको बताया कि जैसे वो बाकी बच्चों के साथ रहते हैं, तो इसमें सामाजिक गुण भी उनमें बहुत ज्यादा आ जाते हैं। साथ ही साथ नैतिक गुणों का विकास होना शुरू होता है, अब उन्हें नैतिकता समझ आती है। उसके बाद है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। अब सबसे पहले वो अंतर्मुखी होते हैं, खुद के मतलब शुरुआत में देखा होगा आपने, जब बच्चों को ले जाके स्कूल में बिठा दिया जाता है या वो नर्सरी की क्लास में ले जाके बिठा दिया जाता है, तो पहले 8-10 दिन किसी से बात नहीं करते, पर धीरे धीरे टीचर से किसी एक बच्चे से बात करना शुरू करेंगे और इस समय में फिर वो धीरे धीरे बहिर्मुखी होने लगते हैं, मतलब किसी और से बात करना शुरू करते हैं। उसके बाद संवेगों का दमन और प्रदर्शन करते हैं और फिर संग्रह करने की इनकी प्रवृत्ति होती है। कोई भी चीज जमा करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। और उसके बाद सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता इस उम्र में आते हुए दिखाई पड़ती है। फिर धीरे धीरे एक दोस्त, दो दोस्त, तीन दोस्त, ऐसा करके एक ग्रुप बनते जाता है और इसी से समूह की प्रबलता भी दिखाई पड़ती है। फिर उसके बाद सामूहिक खेलों में भी रुचि लेने लगते हैं और उनकी जो पहले की रुचियां थी शैशवावस्था की, उन रुचियों में वहां पे तुरंत और पूर्ण बदलाव होते हुए हमें दिखाई पड़ता है। ये है हमारी बाल्यावस्था। अब उसके बाद है किशोरावस्था। किशोरावस्था को जानेंगे कि क्या है किशोरावस्था का महत्व। तो मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया में किशोरावस्था का महत्वपूर्ण स्थान कहा गया है। बाल्यावस्था समाप्त होते ही किशोरावस्था शुरू हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे प्रारंभिक किशोरावस्था मतलब शुरुआत हो गई 15 वर्ष से लेकर, तो आगे अब बताया यहाँ पे उत्तर किशोरावस्था तक का 20 वर्ष तक का किशोरावस्था का कालखंड बताया गया है। देखिए अब यहाँ जो ये आपको उम्र बताई गई है, ये दायरा बताया गया है, इसमें बहुत ज्यादा आपको डिफरेंसेस दिखाई पड़ेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने भी, हर एक मनोवैज्ञानिक ने अलग अपने हिसाब से ये दायरा सुनिश्चित किया है। अगर आप नेट पे सर्च करने जाओगे तो यहाँ जो लिखा है इससे विपरीत चित्र भी आपको दिखाई पड़ सकता है। इसीलिए कोई भी एक जगह को, जैसे मैंने ये किताब से यहाँ लिखा है, आप इसी को फॉलो कीजिए, या नेट पे अगर आपको मिलता है कुछ और इससे मिलता जुलता है तो बदलाव करके भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये उम्र का दायरा बहुत जगह आपको बदला हुआ मिलेगा, ये पहले ही आपको बता देती हूँ। उसके बाद हम किशोरावस्था में देख रहे थे, तो यहाँ पे किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था 15 से बताई गई है और उत्तर किशोरावस्था का कालखंड 20 वर्ष तक का माना गया है। तो इस उम्र में बालक, बच्चों मतलब जो बालक है वो खुद को बड़ा समझता है और घर वाले जो है वो उसको छोटा समझते हैं। क्योंकि जैसे अभी भी कहा जाता है कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाए वो माँ बाप के लिए छोटे ही होते हैं। अगर एक आधा बच्चा IAS ऑफिसर भी बन गया, एक लड़का या लड़की, लेकिन उसके माँ बाप उसको उसी नजर से देखेंगे कि कल तक तो ये घर में खेला करता था, कल तक तो ये हमसे पूछा करता था कि इस चीज का आंसर मैं कैसे लिखूं या मैथ कैसे सॉल्व किए जाते हैं, और आज ये बच्चा एक कलेक्टर बन चुका है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन चुका है। तो ऐसे इसमें हम अगर हमारी घर वालों की नजर से सोचे तो हम बच्चे ही रहते हैं, लेकिन हमारी जो उम्र के हिसाब से हमारा जो मानसिक स्तर है या मानसिक विकास है वो होते रहता है। और इस उम्र में सहसा बच्चों को ये लगता है कि हमने मतलब इस उम्र में बच्चों को ये लगता है कि हमने बड़ों के फैसलों में वहां पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जब बड़ों के फैसलों में ये पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो इनको लगता है कि अब हम बड़े हो चुके हैं और बड़ों को लगता है कि ये अभी भी बच्चे हैं। तो इस द्वंद में मतलब ये खुद को बड़ा समझते हैं और दूसरे इनको बड़ा बनने नहीं देते, इस द्वंद में हमेशा ये विद्रोही बन सकते हैं। ये किशोरावस्था का कालखंड सबसे खतरनाक कालखंड होता है, इसमें बच्चे विद्रोह ज्यादा करते। मैं बोल तो रही थी फिर भी आपने सुना नहीं, ऐसा वैसा, मतलब हर चीज में उन्हें जवाब देना होता है। और इस जवाब देने की प्रक्रिया में बहुत बार बड़ों की भावनाएं आहत भी होती है, क्योंकि वो एक हमें छोटा समझ के, बच्चा समझ के बोलते हैं कि तू छोटी है, छोटे जैसी रहे, लेकिन हमें वो बात लग जाती है कि मुझे इतने लोगों के सामने डांट दिया, मुझे इतने लोगों के सामने कह दिया, मैं सही तो कह रही थी। तो इसीलिए ये समय जो है किशोरावस्था का, ये बहुत क्रूशियल वक्त
टाइम माना जाता है कि जिस वक्त में बच्चों को समझना चाहिए माँ बाप ने और घर वालों ने, और ज्यादा उन पे दबाव लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्हें जो बड़ों का ग्रुप है उसमें आने देना चाहिए, क्योंकि उनका जो उम्र जो ये आती जा रही है वो 21 साल में जब चले जाएंगे तो वो प्रारंभिक उनकी प्रौढ़ावस्था मानी गई है। एक्चुअल वो बड़े होने के लिए शुरुआत हो जाती है, तो उसी की शुरुआत यहाँ से अगर समझे तो उनमें एक जो मतलब विद्रोह चालू हो जाता है वो नहीं होता, और उन्हें लगता है कि मेरे माँ बाप मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी उम्र में, किशोरावस्था की उम्र में ही बच्चों की मतलब एक उनमें एक ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा का प्रयोग अगर सही दिशा में किया जाए तो वो कुछ अच्छा कर जाते हैं जीवन में। मतलब उस ऊर्जा को, उनकी जो पावर है, जो कैपेसिटी है, किसी के पास बौद्धिक क्षमता हो सकती है, किसी के पास शारीरिक क्षमता हो सकती है, तो उनकी जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा है उसका सही उपयोग करना चाहिए और सही दिशा में उसको ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आगे जाके उसके इस कालखंड में उस ऊर्जा का सही प्रयोग किया जा सकता है, और अगर उस ऊर्जा का सही प्रयोग ना किया जाए तो फिर उस ऊर्जा का प्रयोग वो विद्रोह करने के लिए करते हैं। इसीलिए किशोरावस्था महत्वपूर्ण समय माना जाता है। किशोरावस्था की विशेषता अगर हम देखें तो इसमें शारीरिक मानसिक विकास होता है, व्यवहार में विभिन्नता दिखाई पड़ती है, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता होती है, इनका एक ऐसा बेस्टी BFF बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर होता है। और फिर इस समय में इनके लिए जो इनका फ्रेंड सर्कल होता है वो एक समय के लिए उनके परिवार से भी ज्यादा बड़ा माना जाता है। कभी कभी अपने परिवार को भी दरकिनार कर देंगे पर दोस्ती नहीं छूटती। यारीदोस्ती.com पे बड़े विश्वास करते हैं इस उम्र में। इसीलिए किशोरावस्था का वक्त घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता का माना जाता है। स्थिरता व समायोजन का अभाव होता है, स्थिर नहीं होते, बड़े चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। आज एक चीज अच्छी लग जाती है तो कल वही चीज खराब होकर दूसरी चीज पसंद आना चालू हो जाती है। मतलब स्थिर प्रवृत्ति कम होती है, चंचल प्रवृत्ति इनमें बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना बड़ी जागरूक रहती है। जैसे मैंने कहा कि मैं सही उत्तर दे रही थी, सही कह रही थी, आपने ही मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं की, और उन्हें फ्रीडम चाहिए होता है, वो किसी के बंदिश इसमें रहना पसंद नहीं करते, और समूह को महत्व देते हैं, रुचियों में परिवर्तन होता है, समाज सेवा की भावना भी कुछ बच्चों में होती है उसमें, और ईश्वर और धर्म के प्रति भी विश्वास रखने वाले होते हैं। जीवन दर्शन का निर्माण करने के लिए कुछ लोग कार्य कर सकते हैं। अपराध प्रवृत्ति का विकास भी इसी उम्र में होता है। ध्यान रखिएगा कि जो किशोरावस्था है इसी में सबसे ज्यादा ये जो समय होता है इसमें अगर अपराध हो भी जाए तो उन्हें दंड न देते हुए बाल सुधार विकास केंद्र में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बेचारे ने मतलब क्रोध में आके उम्र में जो उस उम्र में नहीं लेना चाहिए था वो डिसीजन ले लिया, इसीलिए उन्हें एक बड़े व्यक्ति की तरह शिक्षा न देते हुए, दंड न देते हुए बाल सुधार विकास केंद्र में डालते हैं। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा अपराधी प्रवृत्ति निर्माण इसी उम्र में होते हुए दिखाई पड़ती है, और उस अपराधी प्रवृत्ति के कारण उनका जीवन भी सर्वनाश हो सकता है, उनके जीवन का। उसके बाद स्थिति व महत्व की अभिलाषा होती है उनमें, और व्यवहार या व्यवसाय जो करना है उसका चुनाव भी वो इसी उम्र में कर लेते हैं। अब देखिए इस पड़ाव तक जाते तक बच्चा सुनिश्चित कर लेता है कि उसे क्या बनना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने पूरी जो विकास की अवस्थाएं हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक का मैंने आपको परिभाषित की। उसके बाद मुख्य अवस्थाओं में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पारिभाषिक तथा उसकी विशेषताओं के आधार पर अध्ययन किया है। इसके बाद हम अभिप्रेरणाओं का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।